हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में कंप्लीट साइंस का पैकेज हम फ्री में लेकर आए हैं, जहां पर आपको हम कंप्लीट साइंस फ्री में पढ़ाने वाले हैं बेटा। यहां पर आपको कंप्लीट साइंस के लेक्चर्स मिल जाएंगे और बहुत सारी नोट्स मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा बेटा। स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे बेटा, वहां पर आप अपने स्टडी मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट करना है, सॉल्यूशंस बेटा आपको कमेंट में ही दिए जाएंगे। बेटा आपकी भारी डिमांड थी और ऑफलाइन वाले बच्चे तो बहुत दिन से कह रहे थे कि सर आप बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट करिए, और आपने फिजिक्स तो पढ़ा दिया और नेक्स्ट चैप्टर आप बायोलॉजी पढ़ाइए। ठीक है बेटा, हमने फिजिक्स मोशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ा, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा, हर एक चीज बेटा बहुत ही अच्छी तरीके से कवर की। जिन बच्चों ने हमसे मोशन पढ़ा होगा उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और आज आपकी ही डिमांड से बेटा हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज हम लोग अपने पहले लेक्चर को देखने वाले हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज सेल एंड सेल थ्योरी। यानी आज हम देखेंगे कि सेल क्या है और सेल थ्योरी क्या है बेटा, और बहुत ही डिटेल में अच्छी तरीके से हम चीजों को समझेंगे बेटा। नोट्स आपको यहीं पर मिलेंगी, जो चीजें मैं लिख कर लाया हूं या जो चीजें मैं आपको समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा बेटा, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है अपनी नोट्स में। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बाद में अपनी नोट्स बना लीजिएगा बेटा। टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे और हम डिटेल में चल रहे हैं बेटा। ऐसा नहीं है कि हम वन शॉट बना रहे हैं, अरे 1 घंटे में थोड़ी नहीं खत्म हो जाएगा बेटा। इसको पढ़ाने में बेटा लगभग हमें 2-3 घंटे लगेंगे। और ये बायोलॉजी है बेटा, ये आपके लिए नई है, यहाँ के जो टर्म्स आएंगे वो नए आएंगे, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। बट बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप कोई भी सब्जेक्ट जब पहली बार पढ़ते हैं बेटा तो आपको प्रॉब्लम आती है। जैसे आप मोशन पढ़ा आपने फिजिक्स में, तो बेटा मोशन आपने पहली दफा पढ़ा है। फिजिक्स जैसा कुछ था वो तो आप छोटी छोटी चीजें पढ़ते रहते थे, लेकिन जब आप 9th में बेटा आए तब आपने मोशन पढ़ा, आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, तब आपको पता चला कि यार यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ बेटा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आपको चीजों को सीखना है, तब आपको समय लगता है बेटा, आपको घबराना नहीं है। कई बार जैसे टर्म्स आएंगे, कई साइंटिस्ट के नाम बहुत ही टफ हैं बेटा, तो उनको बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, देन बेटा वो अपने आप आने लगेंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से चिल होकर पढ़ा करो। और कभी कोई चीज समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो बेटा, इन ऑलवेज टाइम आई एम विथ यू, हमेशा मैं आपके साथ हूं। बस आपको कमेंट ड्रॉप करना है। जो भी बच्चे मुझसे ऑनलाइन में पढ़ते हैं बेटा वो कमेंट करते रहें और अपने नाम के साथ कमेंट करते रहें, ताकि बेटा वो मेरे साथ अटैच हो पाए, मैं उनको भी जानने लगूँ। ऑफलाइन में तो सभी को जानता हूं, बट ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपने नाम के साथ कमेंट किया करो यार, तुम्हारे बारे में भी थोड़ा बहुत पता चले कि कहां से हो और क्या हाल चाल है तुम लोगों की। ठीक है, तो सर हाल चाल लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे बेटा, आप कमेंट करिए। ठीक, चलो आ जाओ। तो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले मैं सेल के साथ स्टार्टिंग करूंगा, और सेल चैप्टर ही पढ़ रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले मैं कहूंगा व्हाट इज सेल। सेल है क्या बेटा? तो सेल वर्ड जो है ना वो लाइफ के लिए बना हुआ है। अगर हम बेटा एक बात मैं तुमसे पूछ लूं, व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ बेटा, यहीं पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं, व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ, ये बेटा। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज लाइफ, तो बेटा मैं इसका आंसर दे सकता हूं। बेटा मैं इसका आंसर दे सकता हूं, वो आंसर क्या होगा जरा ध्यान से देखना बेटा। मैं इसका आंसर दूंगा सेल इज द लाइफ। सेल इज द लाइफ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि जो सेल है ना, तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि जो सेल है ना वो लाइफ है बेटा। यानी अगर मैं लाइफ की बात करता हूं तो बिना सेल के लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझो मेरी बात को, बिना सेल के लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिना सेल के लाइफ हो ही नहीं सकती। यानी बेटा अगर लाइफ को आना है, अगर लाइफ को आना है तो बेटा पहले सेल को आना पड़ेगा, क्योंकि सेल ही लाइफ है। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे भी कह सकते हैं।
या आप कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी टोटली कहने का मतलब यह है कि भैया अगर लाइफ की बात कर रहे हो तो तुम्हें सेल की बात करनी पड़ेगी, बिना सेल के लाइफ नहीं आ सकती बेटा। समझ में आया क्या कि सेल क्या है बेटा? सेल लाइफ है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, सेल लाइफ है। जैसे हम लोग बेटा खाते हैं, हम लोग सांस लेते हैं बेटा, और हम लोग ब्रीदिंग वगैरह जैसे करते रहते हैं, डाइजेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डिवीजन करते हैं बेटा, वैसे ही सेम सेल भी करती हैं। यानी जो हमारी लाइफ के अंदर चीजें आती हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना डाइजेशन, हम लोग पढ़ते हैं ना कि हम लोग ब्रीदिंग कैसे करते हैं, तो बेटा ये सारी चीजें सेल के अंदर भी चलती हैं। यानी एक सेल के अंदर जो हम कर रहे हैं ना, वो इनडायरेक्टली हम सेल के लिए कर रहे हैं, एक्चुअल में वो सेल कर रही है। यानी सेल जो है, सेल लाइफ है बेटा। सेल से ही जीवन की स्टार्टिंग होती है। और इसीलिए बेटा मैंने क्या कहा, जरा ध्यान से समझना। पहले बेटा तुम्हारे मम्मी पापा रहे होंगे, सपोज दैट ये मम्मी हो गई हमारी, ये पापा जी हो गए, और ये बेटा मम्मी जी हो गई, ये मम्मी जी हो गई हमारी। तो बेटा जब तुम बने होगे ना, तो पापा से एक सेल आई होगी एन, पापा जी से एक सेल आई होगी बेटा एन, और मम्मा जी से सेल आई होगी बेटा एन। दोनों सेल मिल गई होंगी बेटा, बनाई होंगी 2n, और इस 2n से आज तुम पूरे के पूरे बन गए, 2n से पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडी बन गई। तो सोचो पहले तुम्हारी स्टार्टिंग कहां से हुई बेटा? तुम्हारी स्टार्टिंग हुई इस सेल के साथ, इस 2n सेल के साथ। इस 2n सेल ने अपने आप में डिवाइडेशन किया, डिवाइड किया, और बहुत सारे डिवाइडेशन या डिवाइड के बाद आप बने बेटा, पूरी की पूरी आपकी बॉडी बनी। यानी अगर मुझे लाइफ की स्टार्टिंग करनी है बेटा, तो इस सेल का तो होना जरूरी है, और अगर मम्मी पापा से इस सेल कभी आई ही ना होती तो मैं क्यों आता बेटा? समझो इस चीज को। यानी जब जीवन की स्टार्टिंग हुई होगी, जब लाइफ की स्टार्टिंग हुई होगी, तो बेटा एक ना एक सेल तो रहनी चाहिए, क्योंकि लाइफ की स्टार्टिंग ही सेल के साथ होती है। बिना सेल के लाइफ की स्टार्टिंग कैसे हो जाएगी? तो इस तरह से बेटा हम समझते हैं सेल को। यानी हमने समझा बेटा सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट मैंने क्यों कहा बेटा? यूनिट मैंने इसलिए कहा क्योंकि लाइफ के, अगर लाइफ की स्टार्टिंग आपको करवाना है तो भैया सेल आपको चाहिए होगी। इसीलिए बेटा मैं इसको यूनिट कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? इसीलिए बेटा मैं इसको यूनिट कह रहा हूं। और एक्चुअल में तुमको पता है सेल का मतलब क्या होता है? सेल एक्चुअल में सेल का मतलब बेटा होता है, अगर तुमने कभी जेल वगैरह देखी हो, तो जो जेल के अंदर जाओगे ना, वैसे तो नहीं गए होगे, ना ही जाओ, भगवान करे कभी ना जाओ तुम, लेकिन अब मैं थोड़ा सा बता दूं तुम लोगों को, मैं भी नहीं गया वैसे, ठीक है? चलो, तो होता क्या है ना बेटा, जेल के अंदर जाओ तो जेल के अंदर बेटा ना कंपार्टमेंट बने होते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, और ऐसे आपने मूवियों में देखा होगा बेटा, मैंने भी मूवी में ही देखा है, ऐसे करके बेटा ऐसे दरवाजे बने होते हैं, ऐसे ये रॉड के बने हुए दरवाजे रहते हैं, जिन्हें हमारे हीरो लोग तोड़ देते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे तोड़ देते हैं ना, वैसे वाले दरवाजे ऐसे लगे रहते हैं बेटा। और इन्हीं को बेटा ना, इन्हीं को पहले अंग्रेज लोग बोला करते थे सेल। क्या बोला करते थे? सेल। सेल का मतलब है एक छोटा सा रूम, आ स्मॉल रूम। सेल का मतलब है एक छोटा सा रूम, आ स्मॉल रूम। और सेल बेटा हम बहुत जगह बोलते हैं। तो सेल का मतलब किस लिए स्मॉल रूम से लिया गया? क्योंकि पहली बार जब इनको देखा गया ना, जब पहली बार इनको देखा गया, रॉबर्ट हुक ने इनको देखा था, और पहली बार रॉबर्ट हुक ने इनको देखा तो ऐसी स्ट्रक्चर इनको दिखी। बताता हूं कैसी, आ जाओ बेटा, बता रहा हूं कैसी, जरा ध्यान से देखना। जब पहली बार रॉबर्ट हुक ने इनको देखा तो ये ऐसी स्ट्रक्चर इनको दिखी थी, ऐसी, देखो ऐसी। ये ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट टाइप के दिखे थे, ऐसे बेटा जी, ऐसे। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है कि नहीं कैसे? ये ऐसे कंपार्टमेंट टाइप के भाई, ये ऐसे कंपार्टमेंट टाइप की चीजें इनको दिखी थी। तो इन्होंने कहा ना कि ये जो कंपार्टमेंट है, इसी को इन्होंने कह दिया था कि ये सेल है। इसी को इन्होंने कहा कि ये सेल है, ये छोटे छोटे रूम है, सेल। और बेटा बाद में उसी का नाम पड़ गया सेल, और हम लोग पढ़ने लगे। तो सेल का इनडायरेक्टली मतलब एक स्मॉल रूम से सेल का मतलब है एक छोटा सा रूम, एक छोटा सा रूम। तो आपने बहुत सारी बातें सेल के बारे में देखी बेटा। अब हम उन बातों को लिख लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं, ताकि और बहुत ही बढ़िया तरीके से, स्पष्ट तरीके से चीजें क्लियर हों। देखो बेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो सेल है ना बेटा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अब वही बातें बेटा मैं लिख के बता रहा हूं। ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी अपनी नोट्स में बेटा नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? चलो देखो,
all living from the composed of microscopic unit called as cell। मतलब इन्होंने कहा कि भैया जो लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी एक छोटी सी यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं बेटा। और उस यूनिट को हमने क्या कहा, उस यूनिट को बेटा मैंने कह दिया कि वो यूनिट सेल है। और यहां पर मैंने कहा सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि बेटा जरा ध्यान दो, अभी अभी मैंने बताया था कि आप अपने मां के जब गर्भ में थे तब आप केवल एक सेल हुआ करते थे, फिर उस एक सेल से पूरा का पूरा तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया। और तुम्हारे स्ट्रक्चर्स के अंदर, मतलब इस बॉडी के अंदर बेटा बहुत सारे फंक्शंस बेटा हो रहे हैं जो मैं नहीं करवा रहा हूं, जो मेरी सेल्स करवा रही हैं बेटा। यानी सेल ने ही मुझे बनाया, सेल ने ही मेरे स्ट्रक्चर को बनाया। अरे क्या मैंने कहा था क्या कि मुझे ऐसा बना दो, मुझे गोरा बनाओ या मुझे काला बनाओ, मेरी नाक लंबी करो, मेरी नाक छोटी करो? बेटा मैंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ सेल ने कहा, सब कुछ सेल ने कहा, सब कुछ सेल ने करवाया बेटा। और इसीलिए तो हमने कह दिया ना कि अगर ऐसी बात है तो हमने कहा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही इस बात को डिसाइड करेगी कि मैं कैसा होऊंगा, और सेल ही इस बात को डिसाइड करती है बेटा कि अंदर फंक्शंस कैसे चलते हैं, किस तरह से फंक्शंस चलेंगे। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अरे मैं थोड़ी नहीं कहता कि भाई डाइजेशन कर दो, देखो डाइजेशन नहीं हो रहा क्या, देखो करो करो, ऐसा थोड़ी नहीं करता मैं। अपने आप होता रहता है बेटा, सारी चीजें अपने आप होती रहती हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो सेल है ना वो अपने आप चीजों को सर्कुलेट कराती है, अपने आप चीजों को करवाती है, उसे आपकी जरूरत नहीं है, आपको उसकी जरूरत है। समझ रहा मेरी बात को? या आप कहेंगे आप तो पार्ट ही है उसका भाई, सीधी सी बात हो गई। ठीक, आ जाओ बेटा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर हमने कहा कि जो सेल है ना, अगर आप सेल की स्टडी करनी चाहते हैं तो बेटा इस स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी मत बोल देना, साइटोलॉजी। बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजी लिख के आते हैं। भाई मैंने ऑफलाइन में एक बार कॉपी चेक की तो हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं बेटा, तो वहां पर मैंने देखा उसमें लिखा था साइकोलॉजी। बेटा साइकोलॉजी ने चिपका चले जाना, साइटोलॉजी लिखना। क्या लिखना? साइटोलॉजी। अब बेटा साइटोलॉजी ना जरा ध्यान से देखो, आ जाओ जरा ध्यान से देखना बेटा। जो साइटोलॉजी है ना, ये दो वर्डों, इनका जो वर्ड लिखा हुआ है बेटा साइटोलॉजी, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं। एक को लिख देता हूं बेटा साइटो, और एक को लिख देता हूं बेटा लॉजी। लॉजी, ये साइटो प्लस लॉजी से मिलकर बना होता है साइटोलॉजी। और बेटा साइटो मीन्स होता है, बेटा साइटो मीन्स होता है सेल। साइटो मीन्स क्या है? साइटो मीन्स है बेटा सेल, और लॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? स्टडी। यानी बेटा यहां पर क्या हो गया कि साइटोलॉजी का मीन्स क्या हो गया? सेल स्टडी। यानी अगर आप सेल की स्टडी करते हैं तो आप साइटोलॉजी पढ़ेंगे, तभी हम कहेंगे कि भैया सेल की स्टडी आप कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ सेल की स्टडी को क्या बोलेंगे, तो आप क्या आंसर देंगे? साइकोलॉजी मत बोल देना। क्या आंसर दोगे? साइटोलॉजी। अरे क्या आंसर दोगे? साइटोलॉजी दोगे। तो बेटा साइटो वर्ड जो है ना, अभी बार बार आएगा, रिपीट होगा बेटा। तो साइटो को आप याद रखिएगा, साइटो फॉर क्या होता है? सेल। अरे साइटो फॉर क्या होता है बेटा? साइटो फॉर होता है सेल। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई क्या? अरे इतनी बातें समझ में आई कि व्हाट इज सेल में मैंने जितने पॉइंट्स लिखवाए सबको समझ में आए क्या? अरे जितने पॉइंट्स लिखवाए सबको समझ में आ रहे हैं क्या? हाँ सर, बढ़िया तरीके से समझ में आ गए सर। अब आप आगे बढ़िए और बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई हैं। तो चलो आ जाओ डिस्कवरी में आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था बेटा? रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को देखा। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, और रॉबर्ट हुक ना गलती से सेल को देखे थे। ये एक्चुअल में सेल के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, एक्चुअल में ये वर्क कर रहे थे। और इन्होंने खुद की माइक्रोस्कोप बनाई थी। पहले माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करती थी, तो इन्होंने एक खुद की माइक्रोस्कोप डेवलप की थी, और उसी से ये कुछ देख रहे थे बेटा। और दिख गया इनको क्या? सेल। और जो सेल देखा इन्होंने, पहली बार बेटा इन्होंने सेल देखा, बट बेटा इन्होंने जो सेल देखा था ना, वो कहां पर देखा था बेटा? डेड सेल देखा था इन्होंने। पहली बार कैसा देखा था बेटा? पहली बार इन्होंने डेड सेल को देखा। और किस पर देखा बेटा? कॉर्क पर देखा था। और कब देखा था? 1665 में देखा था बेटा। ईयर भी इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार किसी ने अगर सेल को देखा, वो कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। और इन्होंने सेल को किस पर देखा था बेटा? इन्होंने सेल को डेड सेल के रूप में देखा था। और किस पर देखा था अगर पूछूं तो आप कहेंगे कॉर्क पर देखा था। और बेटा किस ईयर पर देखा था? 1665 में देखा था।
अरे कब देखा था? 1665 में इन्होंने पहली बार सेल को देखा था। और बेटा किस तरह से इनका स्ट्रक्चर दिखा था? अरे बोलो, अभी अभी तो बताया था बेटा, इनका स्ट्रक्चर ऐसे दिखा था इनको। देखो फिर से बना रहा हूं बेटा, अभी तो बनाया भी था लेकिन फिर से बना ही देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। बेटा इनका स्ट्रक्चर ना इनको हनी कॉम्ब लाइक दिखा था। अरे जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना बेटा, आपने कभी देखा क्या घरों में मधुमक्खी का छत्ता? बेटा जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ते में चैम्बर बने होते हैं ना, जैसे चैम्बर बने होते हैं बेटा, इनको वैसे ही बेटा चैम्बर टाइप में ये स्ट्रक्चर दिखी थी, ऐसे स्ट्रक्चर दिखी थी बेटा। इसको इन्होंने कहा भी कि इन्होंने मेंशन किया बेटा अपनी बुक में कि जो मुझे स्ट्रक्चर दिखी थी पहली बार, जिसे हमने सेल बोला बेटा, वो स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब लाइक थी। तो आप इसको बेटा मेंशन भी कर सकते हैं अपनी अपनी नोट्स में कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको सबसे पहले किसने देखा था बेटा? रॉबर्ट हुक ने देखा था। अरे बोल दो बेटा, किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। फिर बेटा रॉबर्ट हुक के बाद आते हैं लीवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा बेटा। और लिविंग सेल को पहली बार किसने देखा था बेटा? लीवेनहॉक ने देखा था। 1674 में देखा था बेटा। कब देखा था? 1674 में देखा था। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डेड सेल किसने देखा और लिविंग सेल किसने देखा। तो बेटा उसके लिए आपको ट्रिक बता देता हूं। अब इससे क्या होता है ना, जैसे अब नाम आपको थोड़ा सा टफ लग रहे होंगे, लीवेनहॉक भी कौन सा नाम आ गया सर? अरे आगे और टफ टफ नाम आएंगे। तो आपको थोड़ा सा क्या करना ना, प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी बात, कुछ चीजें ट्रिक के जरिए भी याद रखनी है। जैसे लिविंग, अगर मैं लीवेनहॉक की बात करता हूं बेटा, तो लिवेन का पहला वो अगर तुम देखोगे तो बेटा अल्फाबेट क्या है? कैपिटल एल है, यानी एल है। और बेटा लिविंग सेल में भी पहले कौन आता है? एल आता है, यानी लीवेनहॉक लिविंग सेल, यानी लीवेनहॉक लिविंग सेल। बेटा एग्जैक्ट याद रहेंगी चीजें। तो आपने अभी तक डिस्कवरी में क्या पढ़ा बेटा? आपने पढ़ा कि पहली बार जब सेल को देखा गया तो रॉबर्ट हुक ने देखा था और ये डेड सेल को देखा था इन्होंने। और जो स्ट्रक्चर इनको दिखी थी उस स्ट्रक्चर को इन्होंने कहा कि ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मुझे दिखी। और लीवेनहॉक ने बेटा पहली बार लिविंग सेल को देखा था, जो कि 1674 में देखा था। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई? लिखो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अरे जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया क्या? चलो ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब आ जाते हैं सेल थ्योरी की बेटा बात करते हैं। अब सेल थ्योरी क्या है? हमने सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। हमने जाना कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, हमने जाना कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा इतनी सारी चीजें तो हमने जान लिया। तो अब सेल थ्योरी की बात थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आए जो सेल को प्रूव्ड करें या सेल के बारे में कुछ बातें बताएं बेटा। तो दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान। दो साइंटिस्ट थे बेटा। अब हाँ, मैंने कहा ना कि बेटा नाम तो टफ है। अरे नाम तो बेटा टफ ही है, तो थोड़ा सा तो यार मेहनत करनी पड़ेगी। देखो नाम तो टफ है, नो डाउट। अब जैसे स्लाइडेन और स्वान है, कई बार स्लाइडेन स्वान स्लाइडेन स्वान स्लाइडेन स्वान स्लाइडेन स्वान रटते रहें, याद हो जाएगा। अरे बोलो क्या? स्लाइडेन स्वान। अरे बोल दो, स्लाइडेन स्वान। अब अलग अलग नाम नहीं है बेटा, अलग अलग नाम है ये एक नहीं है स्लाइडेन स्वान। स्लाइडेन और स्वान थे बेटा, स्लाइडेन एंड स्वान आप लिखेंगे। तो बेटा ये दोनों थे बेटा बायोलॉजिस्ट। ये दोनों क्या थे? बायोलॉजिस्ट। और बेटा जो स्लाइडेन थे ना, स्लाइडेन बेटा वर्क कर रहे थे प्लांट में। स्लाइडेन किस पर वर्क कर रहे थे बेटा? प्लांट में वर्क कर रहे थे। और बेटा जो स्वान थे वो किस पर वर्क कर रहे थे? ये बेटा एनिमल में वर्क कर रहे थे। ये बेटा जी एनिमल में वर्क कर रहे थे। और इन दोनों ने वर्क को किया और फिर बेटा कुछ चीजें हमारे सामने रखी। तो बहुत ही बड़ी बातें नहीं थी, आज की डेट में आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, बट उस समय ये बड़ी बातें हुआ करती थी। इन्होंने बेटा रिसर्च के बाद इन्होंने बताया बेटा, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। यानी इन्होंने कहा कि जो प्लांट्स होंगे, जो एनिमल्स होंगे, वो सेल से बने होंगे। और आप जानते ही हैं बेटा कि लाइफ ही सेल से बनी है। तो बेटा लाइफ में प्लांट और एनिमल्स तो आते ही आते हैं, तो ये पूरे के पूरे सेल से ही तो बने होंगे। अरे मैं पूरा का पूरा सेल से बना हूं क्या? मेरे अंदर लोहा वोहा है क्या? अरे आयरन वगैरह भरा है क्या? आयरन स्टील प्लास्टिक थोड़ी नहीं है बेटा, सब कुछ सेल है। अरे सेल से ही सारी चीजें बनी हुई हैं। तो बेटा हमने कहा कि जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स हैं, वो किससे बनते हैं बेटा? वो सेल्स से बनते हैं। और इसीलिए इन्होंने कहा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट कह रहा हूं बेटा, लाइफ। ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बेटा।
इन बातों को बहुत ही वेल एक्यूरेट तरीके से किसने एक्सप्लेन किया बेटा? इन्होंने एक्सप्लेन किया स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन और स्वान ने। और बेटा स्लाइडन ने यह भी बताया, स्लाइडन ने बेटा यह भी बताया कि जो प्लांट्स होते हैं ना, स्लाइडन ने क्या बताया बेटा? जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स में एक और लेयर पाई जाती है, एक्स्ट्रा लेयर, जिसे बेटा सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के बारे में भी इन्होंने थोड़ा बहुत बताया। और एरिया जो स्वान थे ना बेटा, स्वान ने क्या बताया? इन्होंने कहा जो एनिमल्स होते हैं ना उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके बारे में बेटा बाद में बात करेंगे। क्या ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए क्या? नीचे वाले, अरे बोलो नीचे वाले दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अरे बोल दो नीचे वाले दोनों पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं? हाँ सर, बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं और सब कुछ बेटा एक्यूरेट तरीके से आपको आना भी चाहिए। आ रही है कि नहीं? हाँ सर आ रही है। बेटा आगे बढ़ूं? ठीक है, अब आगे बढ़ूं कि नहीं बताओ? हाँ सर आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। लेकिन इस थ्योरी के साथ ना एक प्रॉब्लम थी। अरे इस थ्योरी के साथ एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम बेटा ये थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि बेटा इन्होंने कहीं पर इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि जो सेल आती हैं, जो सेल से सेल बनती हैं, जैसे इन्होंने कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स सेल से मिलकर बने होते हैं, तो ये तो पहले शुरुआत में एक सेल थी, अब एक सेल से इतनी सारी सेलें कैसे बन गई? तो इन्होंने इस बात को अच्छी तरीके से, या कहो इस बात का एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया कि न्यू सेल कहां से आती है, नई सेल आती कहां से है। स्लाइडन और स्वान ने इसके बारे में बेटा नहीं बताया। स्लाइडन और स्वान ने इसके बारे में बताया ही नहीं कि ये नई सेल कहां से आती है। तो फिर एक नए साइंटिस्ट बेटा आते हैं जो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, जिनका नाम है बेटा रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बेटा पहली बार इस चीज को बताया कि देखो घर बार आने वाली बात नहीं है। वैसे यहां पर केवल विर्चो लिखा है, लेकिन इनको आर विर्चो लिख दीजिएगा आप। आर विर्चो मतलब रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। तो विर्चो ने इस बात का एक्सप्लेनेशन बेटा दिया कि जो सेल्स आती है ना, अरे जो नई सेल आती है ना, वो अपने आप थोड़ी नहीं आ जाती हैं। नई सेल जो आती हैं बेटा वो पुरानी सेल से आती हैं। इन्होंने कहा ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर नई सेल आ रही है तो इसका मतलब यह है कि पहले से ओल्ड सेल रही होगी, क्योंकि पुरानी सेल से ही नई सेल बनेगी। अपने आप नई सेल नहीं बन जाएंगी बेटा, अपने आप थोड़ी नहीं होगा कि ये नई सेल आ गई, अरे ऐसा थोड़ी नहीं हो जाएगा। अपने आप बेटा नई सेल नहीं आएंगी। अगर नई सेल आ रही है मतलब पहले से पुरानी सेल होगी। यानी अगर लाइफ आ रही है, सीधा सा कहने का मतलब ये है, अगर लाइफ आ रही है बेटा तो पहले से कोई ना कोई लाइफ होगी, उसी लाइफ से दूसरी लाइफ बन सकती है। अपने आप लाइफ नहीं आ जाएगी बेटा, समझो इस बात को। अपने आप लाइफ नहीं आएगी बेटा, मेरे माँ बाप ही मुझे जन्म दे सकते हैं, ठीक है, बिना उनके कैसे मैं हो जाता बताओ। समझ रहा है मेरी बात को? ठीक है, चलो आज ये बातें समझ में आ गई। बट बेटा वायरस कहता है कि मैं इन बातों को नहीं मानता हूं, और वायरस एक ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, कह सकते हो, या तो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं ये वायरस बेटा। पार्टिकुलर वायरस को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ना कि वायरस ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। समझना मेरी बात को? वायरस ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। अब ये डिपेंड करता है कि वायरस कहां पर है। अगर वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो वायरस लिविंग है, लेकिन अगर वायरस कहीं पर पड़ा हुआ है नॉन लिविंग सब्सटेंस पर तो बेटा वायरस नॉन लिविंग है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये नॉन लिविंग में है ये खुद नॉन लिविंग है, और अगर लिविंग में है ये खुद लिविंग है। यानी हम इस बात का एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कब ये लिविंग है कब ये लिविंग नहीं है। हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल में ये कहां है। जैसे अभी बहुत सारे वायरस बाहर होंगे, मान लो इस बोर्ड में बहुत सारे वायरस होंगे, तो इस बोर्ड में जो भी वायरस होगा बेटा सब नॉन लिविंग होंगे। अगर वो वायरस गलती से मेरे बॉडी के अंदर चले जाए क्योंकि मैं लिविंग हूं, तो वो वायरस अपने आप लिविंग हो जाएंगे बेटा। इसी बात का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहता था। समझ में आ गई क्या बातें? हाँ सर समझ में आ गई। बेटा आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें बताओ। अरे आगे बढ़ूं क्या? ठीक है सर आगे बढ़िए, बिल्कुल बढ़िए आप आगे। ठीक है बेटा, अब हम किसकी बात करने वाले हैं बेटा? अब हम बात करने वाले हैं सेल शेप एंड सेल साइज की। अरे बोलो किसकी बात करने वाले हैं? सेल शेप एंड सेल साइज की बात करने वाले हैं। मतलब अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सेल है ना, आप कभी गलती से इस बात को मत समझिएगा बेटा कि जो सेल होती हैं, एक मिनट बेटा, एक मिनट, देखो शायद
1 मिनट, 1 मिनट मुझे देंगे, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट मैसेज करना है मुझे। एक मिनट बेटा, बस 1 मिनट लगेगा मुझे, ठीक है। आज थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्म करना है बच्चों को कि क्लास का टाइमिंग उनका क्या रहेगा, और मुझे भूल गया था बेटा, टाइमिंग मैंने इन्फॉर्म किया नहीं था, तो एक मैसेज डाल देता हूँ थोड़ा सा उनके लिए, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके ओके, हो गया, हमारा काम हो गया। अब हम आ जाते हैं बेटा अपने टॉपिक पर। मैंने क्या कहा बेटा, कभी ये मत समझ लेना जो सेल है ना, उनके जो शेप और साइज की जब हम बात करते हैं, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि सभी सेल के शेप और साइज सेम होते होंगे? बेटा ऐसा नहीं होता। अरे सेल के साइज और शेप बेटा डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहां पर कुछ सेल मैंने बना रखी है, देखो। अरे देखो, ये न्यूरॉन्स मैंने बना रखा है, ये मैंने यूकैरियोटिक सेल बना रखा है, और ये मैंने प्रोकैरियोटिक सेल बना रखा है। मैं इनके नाम लिख देता हूं बेटा। ये जो सेल यहां पर है, आपको बनाना नहीं है, आपको समझना है केवल। बेटा ये जो सेल है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा। ये जो बेटा है, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है बेटा। ये न्यूरॉन्स सेल हैं, ये न्यूरॉन्स सेल हैं। और बेटा बहुत सारी सेल हैं, जैसे मैं कुछ सेल के डायग्राम्स भी बनाना चाहूंगा। कुछ सेल बेटा ना, अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी में बेटा सेल्स ऐसी होती हैं, ऐसी। बेटा ये आरबीसी की सेल्स मैंने बना दी हैं, ये ऐसी, ठीक है, ये ऐसी होती है बेटा आरबीसी की सेल। तो ये मैंने बेटा आरबीसी की सेल बना दी है बेटा। ये क्या है? ये आरबीसी है, ये आरबीसी की सेल्स हो गई बेटा। अब जैसे डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी का कोई शेप और साइज तो है ही नहीं है, तो डब्ल्यूबीसी जैसे ये ऐसे हो गई, ये बेटा ये ऐसे हो गई, ये ऐसे, कोई शेप और साइज फिक्स नहीं होता डब्ल्यूबीसी में। तो बेटा ये कौन सी सेल हो गई? ये हमारे ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी होती है उनकी सेल हो गई। और बेटा बहुत सारी सेल हैं जो अलग अलग टाइप्स की होती हैं। कुछ सेल बेटा इलोंगेटेड होती हैं, कुछ सेल ऐसे होंगी बेटा, ऐसे, कुछ सेल बेटा ऐसे होंगी, ऐसे, ठीक है बेटा। तो अलग अलग टाइप की, देखो इतनी सारी मैंने सेल बनाई। यानी मैं केवल ये कहना चाहता हूं बेटा, इस टॉपिक से केवल इस बात का एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि जो सेल्स हैं ना, उनके जो शेप होते हैं और जो उनकी साइज हैं बेटा, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, सेम नहीं होते बेटा। इनके जो टाइप्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि इनका फंक्शंस क्या हैं और ये कहां पर हैं बेटा, इनकी पोजीशन क्या है। तो फंक्शंस और पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके शेप और साइज बेटा डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं बेटा, जैसे हम बात करते हैं बेटा सेल शेप की। तो बेटा मैंने अभी अभी इसी बात को तो एक्सप्लेन किया कि बेटा जो सेल शेप है ना, ये वेरिएबल फॉर्म में होंगे बेटा, अकॉर्डिंग, देखो अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड पोजीशन। मतलब इनका काम क्या है और इनकी पोजीशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये बेटा डिफरेंट टाइप की होंगी। जैसे कि मैंने कहा कि जो जर्नली सेल होंगी, जो मैक्सिमम सेल आपको देखने के लिए मिलती हैं ह्यूमंस के अंदर या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक्स के अंदर, तो बेटा आपको जो जर्नली सेल दिखेंगी वो स्फेरिकल फॉर्म में दिखेंगी, वो स्फेरिकल फॉर्म में दिखेंगी। बट बेटा ऐसा नहीं है कि ऐसी होती स्फेरिकल ही होंगी इन ऑलवेज टाइम, ऐसा नहीं है बेटा। ये डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये इलोंगेटेड होती हैं नर्व में, अभी मैंने नर्व सेल दिखाई थी आपको। तो बेटा नर्व सेल में कैसी होंगी? इलोंगेटेड होंगी बेटा। पिगमेंट में ये ब्रांच जैसे हैं। अब बेटा अगर मैं बात करता हूं मसल्स की, तो बेटा मसल्स में स्प्लेंडर फाइबर जैसे हैं, या बेटा अलग अलग टाइप से हैं। देखो तुम देख रहे हो ना कि सबके शेप्स अलग अलग आ गए यहाँ पे। तो नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि इनकी जो पोजीशन है और जो इनके फंक्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंग बेटा इनके शेप और साइज भी हैं।
तो कुछ मैंने नेमिंग लिखे हैं बेटा, कुछ के लिख दिए बेटा, तो उनके आप जरूर याद कर लीजिएगा। जितनी बातें मैंने यहां पर लिखी हैं इनको आप नोट्स में नोट डाउन करेंगे और बेटा इन बातों को आप याद रखेंगे। बेटा अभी आप बायोलॉजी से मिल रहे हैं बेटा, यानी अब धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी बायोलॉजी की, टेंशन वाली बात नहीं है, ये पहला लेक्चर है तो आपको चीजें वैसे भी समझ में आ रही है बेटा। आप एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या चीजें समझ में आ रही हैं क्या। तो आपने समझा क्या कि जो सेल शेप है ना वो डिफरेंट टाइप के हैं बेटा, और वो डिफरेंट टाइप के हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड पोजीशन। और ये बेटा नॉर्मली तो भाई स्पिंडल फाइबर में होंगी, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपको किस फॉर्म में दिख जाएंगे बेटा, नॉर्मल सेल जो होंगी वो स्फेरिकल फॉर्म में होंगी, लेकिन बेटा और भी कुछ सेलें हैं जो अलग अलग शेप की होती हैं बेटा, डिफरेंट शेप की होती है। ये बात हमें एक्सप्लेन करना था। इसके बाद बेटा हम किसकी बात करते हैं, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं सेल साइज की। अरे बोलो किसकी बात करनी है, इसके बाद बेटा मुझे बात करनी है सेल साइज की। और सेल साइज भी बेटा ठीक सेल शेप की तरह है कि जैसे सेल शेप को हमने कहा ना कि बेटा सेल शेप में हमने क्या कहा कि जो सेल शेप होती है ना ये डिफरेंट टाइप की होती है फंक्शन और पोजीशन के अकॉर्डिंग। बेटा वैसे ही सेल साइज हैं कि सेल साइज भी बेटा फंक्शन और पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। बेटा बहुत सारी सेल्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जिन्हें हम अपने न्यूड आइज से नहीं देख सकते, मतलब नॉर्मली तरीके से ऐसे नहीं देख सकते हैं। और बहुत सारी सेल ऐसे भी हैं जिसे हम जर्नली देख सकते हैं। जैसे ये वाली सेल की हम बात करते हैं 0.2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर है बेटा, ये माइक्रो म्यूजियम में लिखा, ये ऐसे लिखा होगा ऐसे 2 माइक्रोमीटर। तो बेटा ये माइकोप्लाज्मा होता है। अभी इसके बारे में बात करूंगा माइकोप्लाज्मा क्या है। तो बेटा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है 0.2 माइक्रोमीटर की। अरे ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगी भाई, समझ रहे हो। तो ऐसे कैसे देख लोगे, जनरली तो नहीं देख सकते बेटा। और वहीं पर बेटा ये सेल देखो 18 सेंटीमीटर की है, ये सेल कितनी बड़ी है, आराम से देख सकते हो इसको। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सेल के साइज होते हैं बेटा वो वेरिएबल फॉर्म में होते हैं। और उन कुछ सेल ऐसी हैं जिन्हें आप ऐसे ही नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं, कुछ सेल ऐसे हैं जिनके लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, और कुछ सेल ऐसी भी हैं जिनके लिए आपको पावरफुल माइक्रोस्कोप की नीड पड़ेगी। यानी इनकी जो साइज है ना बेटा वो डिफरेंट टाइप की हैं, और इसीलिए बेटा हम डिफरेंट टाइप से इनको देख रहे हैं। अब देखो कुछ सेल साइज के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बेटा मैं बात करूंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा आपके लिए चीजें मैं लिख कर लाया हूं, और ये सारी चीजें बेटा आपको समझा दूंगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको बेटा मेरे साथ बने रहना है और चीजों को समझते रहना है। बेटा जो सेल साइज है ना वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की कौन सी है और लार्जेस्ट कौन सी है, बहुत पूछा जाता है बेटा। और इसके अलावा भी मैं 1-2 पॉइंट बताऊंगा आपको। तो अगर बेटा मैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की बात करता हूं तो ये माइकोप्लाज्मा की है। मैंने बताया अभी कि स्मॉलेस्ट सेल किसकी है, माइकोप्लाज्मा की है, जो 0.2 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। और बेटा इसे हम कहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन दी अर्थ। इससे छोटा अभी तक अर्थ में कुछ खोजा नहीं गया है, इससे छोटी कोई भी सेल अभी तक अर्थ में बेटा नहीं डिस्कवरी की गई है। तो यानी सबसे छोटी सेल अगर कोई पूछ ले वो कौन सी है, तो आपको आंसर क्या देना है, माइकोप्लाज्मा देना है। अरे बोलो क्या देना है आंसर, माइकोप्लाज्मा आपको आंसर देना है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द अर्थ। और बेटा ये इतनी छोटी है कि इसको ऑक्सीजन की भी नीड नहीं पड़ती, ये बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकती है। तो मेरी बात को समझो कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है, और बेटा इसकी साइज जरूर याद रखना 0.2 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर। अब हम बात करने वाले हैं लार्जेस्ट लिविंग सेल कौन सी है। तो बेटा लार्जेस्ट लिविंग सेल की अगर हम बात करते हैं तो बेटा क्या आप लार्जेस्ट लिविंग सेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा जानते हैं क्या। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा बताने वाला हूं। बेटा आपने ऑस्ट्रिच का नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, ऑस्ट्रिच को पढ़ा होगा कभी ना कभी। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ऐसे करके कुछ बोलते होंगे, और इंग्लिश में बेटा तो बोलते हैं ऑस्ट्रिच। बेटा जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ना, एग जानते हो इसकी हाइट क्या रहती है या कितना लार्ज सेल है ये, बेटा 15 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सोचो
अरे 15 सेंटीमीटर भाई, जो तुम स्केल लेते हो ना 12 सेंटीमीटर की होती है, 12 सेंटीमीटर, ये 15 से 18 है। सोचो कितनी बड़ी सेल होगी, तो काफी ज्यादा बड़ी सेल रहती है। अगर आपसे कोई पूछे कि द लार्जेस्ट सेल बताना है आपको, तो बेटा आप बताएंगे जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच की एग है बेटा, या ऑस्ट्रिच एग को हम लोग लार्जेस्ट सेल के नाम से जानते हैं। ओके ठीक है। इसके बाद बेटा कुछ चीजें और, ये 2 पॉइंट्स बेटा मैंने और रखे हैं आपके लिए, कई बार यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बेटा कवर कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर पॉइंट्स ये हैं कि अगर कोई पूछ ले लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, बेटा ये लार्जेस्ट मैंने बताया है। अब लॉन्गेस्ट अगर कोई पूछ ले, बेटा लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है बेटा? नर्व सेल होती है। अरे नर्व सेल जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो मैसेंजर का काम करते हैं बेटा, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं बेटा। इसीलिए अगर बेटा कोई लॉन्गेस्ट की बात कर दे तो आप कहेंगे कि ये नर्व सेल होती हैं। और नर्व सेल के अलावा एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि अगर कोई पूछे लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन, याद रखना बेटा, यहां पर मैंने लार्जेस्ट सेल इन द एनिमल की बात की है, ये मैंने एनिमल्स में आपको दिखाया है। और बेटा अगर कोई पूछ ले ह्यूमंस में लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो आपको आंसर देना है फीमेल ओवम। क्या देना है बेटा? फीमेल ओवम देना है। यानी अगर मैं किसकी बात करता हूं बच्चों, अगर मैं बात करता हूं लार्जेस्ट सेल इन एनिमल, तो ऑस्ट्रिच एग है। और अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, तो बेटा यहां पर फीमेल ओवम हो जाता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए कि नहीं आ गए? सर बढ़िया तरीके से समझ में आ गए। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? चलो ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं ना कंपोनेंट ऑफ सेल की। किसकी बात करते हैं? कंपोनेंट ऑफ सेल की। और कंपोनेंट ऑफ सेल को हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर पर। आई होप आज का ये लेक्चर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और बढ़िया तरीके से आपने समझा होगा। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, बाय।